हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। इसके पहले हमने फीचर्स देखे थे और इसके पहले हमने व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे। उसका जो फ्लो चार्ट था हमने वो सारी चीज़ें भी डिस्कस कर ली थी। आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउ फेडरलिज्म इज़ प्रैक्टिस्ड। ये नोट जो मेरे हैं ये खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। इनके हेल्प से आप हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और साथ में आपके बेसिक कंसेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो आपको फिर से चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके एनसीईआरटी को ही रेफरेंस मान के चला है और उसमें से ही मैंने आपके ये नोट्स बनाए हुए हैं। तो अब बिना कोई देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं हाउ फेडरलिज्म इज़ प्रैक्टिस्ड। तो हम ये चीज़ देखते हैं, इसमें 3 चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी जो कि है लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। These are the 3 example which proves we are a federal country। ये तीनों एग्जाम्पल हैं हम कह सकते हैं, जो कि है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं हम एक फेडरल कंट्री हैं। हमने बोल तो दिया कि हाँ हम फेडरल कंट्री हैं। हम जो फेडरल कंट्री के हम उन फीचर्स को भी फॉलो करते हैं जो कि हमने आगे देखा, लेकिन सामने वाला दूसरे लोग कैसे मानेंगे कि आखिर इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो हमने ये बताया ये तीनों एग्जाम्पल हैं जो बताते हैं कि हाँ हम हकीकत में एक फेडरल कंट्री हैं। कल के दिन तो कोई भी खड़े होकर कह देगा कि हाँ मैं भी फेडरल कंट्री हूँ, मैं भी फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करता हूँ। बट आप ऐसे ही नहीं कह सकते। प्रैक्टिस जब आप फेडरलिज्म को करते हैं तो आपको वो शो भी करना पड़ता है। तो हम कैसे बोलते हैं कि हम फेडरल कंट्री हैं, क्योंकि हम वो चीज़ करते हैं। और ये 3 एग्जाम्पल हैं जिसकी वजह से हम बताएंगे कि हाँ हम एक फेडरल कंट्री हकीकत में हैं और हम ये चीज़ फॉलो करते हैं। तो हम पहला देखते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट। इसमें क्या होता है, फेडरलिज्म एंड सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बोथ आर डिफरेंट थिंग। हमने वही चीज़ देखा, फेडरलिज्म एंड सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म आर डिफरेंट थिंग। मतलब हम फेडरलिज्म एक अलग चीज़ हो गई, सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म एक अलग चीज़ हो गई। फेडरलिज्म तो वो होता है कि हमने बोल दिया कि आप एक फेडरल, कोई ने भी खड़े होकर बोल दिया कि हाँ मैं एक फेडरल कंट्री हूँ। बट क्या वो आखिर सक्सेसफुल फेडरल कंट्री है? जैसे हम इंडिया है तो हम आखिर एक सक्सेसफुल फेडरल कंट्री हैं। क्यों? क्योंकि हम फेडरलिज्म को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को हम कोई ब्रेक नहीं करते, हम सारी चीज़ों उसकी मानते हैं। तो हम क्या कहलाएंगे, हम सक्सेसफुल फेडरल कंट्री कहलाएंगे, क्योंकि उसके हम हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन मानते हैं। उसको हम कहते हैं सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। तो ये फेडरलिज्म और सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म 2 अलग अलग चीज़ें हैं। और ये जो सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म है ये किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे ये डिपेंड करती है। अब एवोल्यूशन ऑफ स्टेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पहली चीज़ है लिंग्विस्टिक स्टेट में हम नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं, एवोल्यूशन जो हमारे हुआ है स्टेट का 1947 से 2019 तक। वो ऐसा नहीं है कि 29 स्टेट 1947 में भी थे तो अभी भी जो है 29 स्टेट थे। पहले ऐसा नहीं था, पहले 15 स्टेट थे। तो मतलब एवोल्यूशन हुआ है स्टेट्स का। क्रिएटिंग स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, हम क्या करते हैं जो स्टेट्स भी बनाए गए हैं ना, तो उनको ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पे बनाए गए हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया काफ़ी डाइवर्स कंट्री है, बहुत वैरायटी ऑफ लोग रहते हैं। तो किसी के भी इमोशनल इंटेंशंस को हम हर्ट ना करें, हमें ये चीज़ भी देख के चलनी रहती है। भले इतने सारे लोग हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते हैं, तो उस चीज़ में क्या हमें सबके इमोशंस पे, सबकी चीज़ों को देख के हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो हमने क्या, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज हमने स्टेट्स बना दिए कि जो लैंग्वेज जो पर्टिकुलर लोग हैं तो वो कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो हमने उनका अलग स्टेट बना दिए। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन लैंग्वेज बोली जाती तो उनका एक अलग स्टेट बन गया। तो हम सबके इमोशंस की, सबकी हर चीज़ की रिस्पेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट बोलते हैं। लीडर्स फियर्ड इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन। क्या होता है कि लीडर्स को, जो हमारे पहले लीडर्स थे, एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि हमने स्टेट जो है लैंग्वेज के बेसिस पर बना दिए। पहले ऐसा नहीं हुआ था स्टार्टिंग में। पहले जो लीडर्स थे हमारे, जो कॉन्स्टिट्यूशंस को बना रहे थे, उनको ये लगा कि अगर मान लो हम ऑन दी बेसिस ऑफ लैंग्वेज पे हम लोगों को बना देंगे उनके स्टेट, तो कल के दिन तो फिर ये डिमांड ना करने लगे ये लोग कि अकॉर्डिंग टू आप रिलीजियस के ऊपर भी आप स्टेट बना दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो उस चीज़ में लीडर्स को काफ़ी डर लग रहा था, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड फॉर सम टाइम, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को काफ़ी टाइम तक क्या किया, रिस्ट्रिक्ट किया। मतलब इस चीज़ को टाला कि ठीक है हम बना देंगे लैंग्वेज के ऊपर स्टेट के लिए। बट उन्होंने एकदम से बनाया नहीं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि आगे जाके कोई और चीज़ की डिमांड ना करने लगे। बट एक्सपीरियंस है शोन दैट यूनिटी, जो इस एक्सपीरियंस ने, लेकिन जैसा ये लागू कर दिया गया, ये बोल दिया कि ठीक है हम अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज पे स्टेट को डिवाइड कर देंगे, जैसे ही ये चीज़ बोली गई और आगे हमने इसका एक्सपीरियंस लिया, हम इस चीज़ को देखते रहे, तो इसकी हमारा बहुत अच्छा डिसीजन था। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज पे हमने स्टेट को डिवाइड किया, इसकी वजह से काफ़ी यूनिटी भी आ गई, क्योंकि हमने किसी भी
इंसान की इमोशंस को हमने हर्ट नहीं किया था, हमने हर एक इंसान की इमोशंस को क्या किया था, वैल्यू करके रखा था। तो इसमें यूनिटी भी आ गई। किसी भी इंसान को ये नहीं लगा, किसी भी लैंग्वेज के लोगों को ये नहीं लगा कि हमारी लैंग्वेज को सप्रेस किया जा रहा है और किसी दूसरी लैंग्वेज को ऊपर उठाया जा रहा है, तो किसी को भी ऐसा नहीं लगा। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और इस चीज़ से क्या एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी ईजी बन गया। तो पहली चीज़ आपको लिंग्विस्टिक स्टेट में ये लिखनी है। अब सेकंड हम देखते हैं लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी में क्या होता है, वी डोंट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज। आप भले बोलते हैं कि हमारी जो हिंदी है वो नेशनल लैंग्वेज है, बट वो हमारी नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को हमने एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रखा है, ना कि हमने उसको एज अ नेशनल लैंग्वेज रखा है। बिसाइड हिंदी 21 अदर लैंग्वेज वे आर रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज, और हिंदी को भी, हिंदी और 20 अदर लैंग्वेज को हमने एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोल के रखा है। अब ऐसा हमने इसलिए क्यों किया, 21 अदर लैंग्वेज को भी हमने क्यों सुपीरियर बना के चला, हमने उनको शेड्यूल लैंग्वेज क्यों कहा, क्योंकि हमें किसी भी लैंग्वेज को सप्रेस नहीं करना था, क्योंकि हमें हर एक इंसान वैल्यूबल है, हर एक इंसान के रिलीजियस, उसका कास्ट, उसका हर चीज़ की वैल्यू करते हैं। इसलिए हमने किसी को भी नेशनल लैंग्वेज का डिक्लेयर नहीं किया, सिर्फ हमने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला। और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों बोला हमने, आखिर इसलिए बोला क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है हिंदी बोलते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल हिंदी बोलते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र में भी चले जाएंगे तो उधर पे भी लोग हिंदी बोलते हैं, आप मध्य प्रदेश में आएंगे तो हिंदी बोलते हैं, राजस्थान में भी जाएंगे तो उधर पे भी लोग हिंदी बोलते हैं। तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है हिंदी बोलते हैं, तो वो एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज उसको डिक्लेयर कर लिया, और किसी भी लैंग्वेज को हमने सप्रेस नहीं किया, सारी लैंग्वेज को हमने जो है हमने सबको एक अच्छा ओहदा दे के रखा था। स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, हर एक स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो सकती है, महाराष्ट्र की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है, तो हर स्टेट की लैंग्वेज भी है। कॉशन यूज़ ऑफ स्प्रेडिंग हिंदी, डिबेट फॉर हिंदी वर्सेस इंग्लिश। हमारे यहाँ पे हिंदी जो है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है हिंदी ही बोलते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्या है, हिंदी वर्सेस इंग्लिश का भी क्या है कि डिबेट चलती रहती है कि लोग काफ़ी इंग्लिश बोल रहे हैं, ये वो, तो वो एक डिबेट चलती रहती है हमेशा उस चीज़ पे। प्रमोशन ऑफ हिंदी स्टिल कंटिन्यूस, प्रमोशन डज नॉट मीन्स इम्पोजिंग ऑफ हिंदी। हमारे यहाँ पे जो है हिंदी का प्रमोशन चलता रहता है, जैसे हिंदी मीडियम स्कूल्स हैं, हिंदी का प्रमोशन भी चलता रहता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे लोगों पे इम्पोज कर रहे हैं कि आपको हिंदी लैंग्वेज बोलनी ही है, सिर्फ हम इसको स्प्रेड कर रहे हैं हिंदी के लिए, ठीक है। कोलेशन गवर्नमेंट, कोरेशन एरा भी कह सकते हैं हम इसके लिए। सिंगल पार्टी स्टेट, पहले क्या होता था कि सिंगल पार्टी होती थी, सिंगल पार्टी एट सेंट्रल लेवल होती थी, तो वो अपना पावर शो करती थी, ठीक है। स्लोली दिस सिंगल पार्टी रूल डिक्रीजेस, फिर क्या है कि स्लोली सिंगल पार्टी रूल डिक्रीज हुआ। पहले क्या, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, उसके बाद क्या होता, कांग्रेस जो है हमेशा जो है सेंट्रल लेवल पे हमेशा ज़्यादा मात्रा में होती थी, कोई और पार्टी होती नहीं थी, तो क्या है, उसको हम सिंगल पार्टी कहते हैं। तो स्टेट लेवल पे अगर कोई दूसरी पार्टी है तो उसकी इतनी सुनी नहीं जाती थी, उसको इतनी पावर एक्सरसाइज करने के लिए नहीं मिलती थी। लेकिन जैसे स्लोली क्या हुआ कि ये सिंगल पार्टी रूल जैसे डिक्रीज हुआ, सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, जैसे सिंगल पार्टी का डिक्रीज हुआ तो फिर लोकसभा में क्या होता है, किसी भी एक पार्टी की मेजोरिटी नहीं हुई। पहले देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद क्या सिंगल पार्टी रूल चल रहा था, मतलब सर कांग्रेस थी तो वो अपनी जो है थोड़े पावर एक्सरसाइज कर रही थी, बट जैसे ही सिंगल पार्टी रूल डिक्रीज हुआ तो बाकी सारी पार्टीज भी आगे आने लगी, और कोई भी सिंगल पार्टी जो है लोकसभा सेंट्रल लेवल पे पूरी सीट से नहीं जीतती, कि मतलब पूरी सीट उसका ज़्यादा मेजोरिटी नहीं होती है। Since no single party got a clear majority in Lok Sabha, the major national party had to enter in an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government as central. क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, जो स्टेट लेवल पे जो अगर गवर्नमेंट रहती थी, रिलीजियस गवर्नमेंट रहती थी, उसकी इतनी सुनी नहीं जाती थी। जैसे ये पार्टी का चीज़ डिक्रीज़ हुई, सिंगल पार्टी रूल डिक्रीज़ हुआ, तो क्या हुआ कि मेजॉरिटी जीतने के लिए, फॉर एग्जांपल हमारे जो है सेंट्रल लेवल पे जो है 272 सीट्स होती हैं, अगर 273 सीट्स जीत ली तो मेजॉरिटी उसकी हो जाएगी, उस पार्टी की मेजॉरिटी हो जाएगी सेंट्रल लेवल पे। तो क्या है कि अगर मान लो कांग्रेस को कितनी सीट मिली, कांग्रेस को अगर मान लो हम ये मान लें कि 270 सीट्स मिली, ठीक है, तो उसके लिए अभी कितनी सीट्स की ज़रूरत है, 73 सीट्स की ज़रूरत है। तो उसको क्या है कि इस 73 सीट्स को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको लोकल पार्टीज़ के साथ क्या है अपनी जो है अच्छे से बना के रखनी पड़ेगी। तो वही लिखा है कि सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी, कोई भी सिंगल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली लोकसभा में, द मेजर नेशनल पार्टी हैड टू एंटर इन अ अलायंस विथ मैनी पार्टीज़। तो जो नेशनल पार्टी है उसको बहुत अदर पार्टी के साथ क्या करना पड़ता था, एंट्री लेनी पड़ती
करती थी उसके साथ अच्छे अपने रिलेशन बना के चलने पड़ते थे, इंक्लूडिंग सेवरल रिलीजियस पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एज सेंट्रल। सेवरल रिलीजियन पार्टीज़ के साथ भी इनको क्या अपनी जो है अच्छे से संबंध बना के रखने पड़ते थे। अब जो है कि 73 जो सीट्स इनको मिली हैं वो लोकल पार्टी रिलीजियस पार्टी की वजह से मिली हैं, तो इनको उनकी बात भी सुननी पड़ेगी। तो इससे क्या हो गया कि दोनों अपने बातों को सुनने लगे। इससे क्या न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, चेक ऑन दी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट इंक्रीजेस। इसकी वजह से क्या ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट इंक्रीज हो गई। जो पहले देख रहे थे हम कि स्टेट की बात नहीं सुनी जा रही थी क्योंकि सिंगल पार्टी रूल चल रहा था, बट जैसे ही डिक्रीज हुआ ये सिंगल पार्टी रूल क्या आया, तो जैसे ही कोरेशन एरा आया, गवर्नमेंट आई, तो उसमें क्या गठबंधन कहते हैं हम इसको हिंदी में। तो जैसे ही स्लोली स्लोली सिंगल पार्टी रूल डिक्रीज हुआ तो जो है मेजॉरिटी नंबर को जीतने के लिए क्या करना पड़ा, रीजनल पार्टीज़ के साथ क्या है उसको भी सेवरल रीजनल पार्टीज़ के साथ क्या करना पड़ा, गठबंधन करना पड़ा, अदर जो है पार्टीज़ के साथ गठबंधन करना पड़ा। तो उसकी वजह से क्या है कि ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि उसकी बात भी सुनी जाने लगी है। अब हम देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब हम देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहलाता है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ फेडरलिज्म इज़ प्रैक्टिस्ड, तो आपको इसमें ये तीनों चीज़ें लिखनी है। पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं इधर पे, जो भी लिखा हुआ है आपको एज इट इज़ लिख देंगे, आपको पूरे अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का मतलब क्या है, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब पावर क्या है स्टेट और सेंट्रल लेवल से ले ली जाती है उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेंट्रल लेवल है, सेंट्रल और स्टेट लेवल से जो क्या है पावर को शेयर कर दिया गया, पावर को ले ली गई, तो उसको हम क्या है डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं लोकल इशू कैन बी बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल बिकॉज दे हैव अ बेस्ट नॉलेज ऑफ द लोकल एरिया एंड प्रॉब्लम्स। डिसेंट्रलाइजेशन क्यों किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए किया गया क्योंकि जो लोकल लेवल पे इश्यूज़ हैं, जो लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं, वो लोकल लेवल में ही सॉल्व हो जाए। उसकी वजह से ऐसा क्यों किया गया कि लोकल लेवल पे ही चीज़ें सॉल्व हो जाएं, क्योंकि जैसे गांधी जी की भी एक पॉलिसी थी कि हमें कोई भी काम करना है तो हमें ग्राउंड स्टेट पे करना पड़ेगा, लोकल लेवल पे करना पड़ेगा। सिमिलरली क्या है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है लोकल लेवल पे तो वो लोकल लेवल में ही सॉल्व हो जाएगी क्योंकि उधर के लोगों को चीज़ें अच्छे से पता रहती हैं। और अगर मान लो बहुत आगे तक सेंट्रल लेवल पे वो चीज़ जाएगी तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगी। तो लोकल लेवल पे ही चीज़ें सेटल डाउन होने लगें तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो लोकल लेवल इशू पे ऐसा हुआ। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वो रिकॉग्नाइज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो पहले ही रिकॉग्नाइज कर ली गई थी। सिंस देन देयर हैज़ बीन सेवरल अटेम्प्ट टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लोकल लेवल ऑफ विलेज एंड टाउन्स। बहुत सारी जो है क्या हुआ अटेम्प्ट्स भी लगे डिसेंट्रलाइजेशन करने में, लेकिन कुछ सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स नहीं हो पाए। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्स ऑफ देयर ओन। लोकल लेवल गवर्नमेंट का जो है जैसा बताया कि काफ़ी सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर, काफ़ी अटेम्प्ट्स लगे डिसेंट्रलाइजेशन करने में, क्योंकि कोई चीज़ एक बार में तो होती नहीं है जैसे आपको पता है, तो उस चीज़ को भी करने में भी काफ़ी टाइम लगा। तो क्या है लोकल लेवल की गवर्नमेंट जब डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ था तब भी क्या था कि पावर, उनके पास कोई भी पावर नहीं थी, कोई भी रिसोर्सेज नहीं थी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दस देयर वॉज अ वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन अफेक्टिव टर्म। अगर हम बात करें तो उस टाइम पे क्या डिसेंट्रलाइजेशन इतने अच्छे से नहीं थी, अफेक्टिव टर्म्स में नहीं थी। फिर स्टेप्स क्या लिए गए डिसेंट्रलाइजेशन को अच्छे से एम्पावर करने के लिए, स्टेप्स टेकन इन 1992 में ये स्टेप्स लिए गए। तो ये 5 स्टेप्स लिखे गए हैं, तो हम इन स्टेप्स को देखते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए उसमें लिए पहला क्या था कि रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए टू दी लोकल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज इलेक्शन हो गया फिर 15 साल तक कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ, तो प्रॉपर टाइमिंग में एक इलेक्शंस होने चाहिए। सेकंड है ST SC एंड OBC रिजर्वेशन होना चाहिए इन लोगों के लिए। वुमेंस के लिए भी एक रिजर्वेशन होना चाहिए, 1/3 सीट्स पे रिजर्वेशन होना चाहिए एटलीस्ट। An independent state election commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipality elections। अब इन इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए भी कुछ कमिटीज़ बनेंगी जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से इलेक्शंस हो पाए, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो पाए, कोई भी चीटिंग ना हो पाए। तो उसके लिए क्या है कि एक कमिटी, इलेक्शन कमीशन भी बनी। The state government are required to show some power and revenue with local government body। स्टेट गवर्नमेंट को क्या कहा कि आपको जो है थोड़ा रेवेन्यू और पावर शेयर करनी पड़ेगी लोकल गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई लोकल लेवल पे हमने क्या क्या स्टेप्स लिए अफेक्टिव करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है और पूछा जाता है क्या कैसे जो है डिसेंट्रलाइजेशन को एक हम प्रॉपर फंक्शनिंग में लेके आ पाए, तो आपको बोलना है कि स्टेप्स जो 1992 में लिए गए थे वो ये सारे स्टेप्स से, और स्टेप्स की वजह से जो है डिसेंट्रलाइजेशन
डिसेंट्रलाइजेशन काफ़ी इफेक्टिव तरीके से हो पाया। अब हम देखते हैं, आपको दो तरीके की गवर्नमेंट देखने के लिए मिलेगी, एक होगी रूरल लेवल पे और होगी एक अर्बन लेवल पे। तो जैसे आपको अगर मैं बोलूँ तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट है जैसे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, काफ़ी विलेजेस रहेंगी और सिटीज़ रहेंगे, विलेजेस रहती हैं और सिटीज़ रहती हैं, ठीक है। तो जो सिटीज़ में रहेगा उधर पे क्या रहेगा, सिटीज़ में जो रहेगा वो रहेगा अर्बन, और वेयर जो विलेज में रहेगा वो रूरल लेवल की गवर्नमेंट रहेगी, ठीक है। रूरल लोकल गवर्नमेंट क्या कहलाती है, जो क्या है विलेजेस के ऊपर काम करती है, या तो एक विलेज रहेगी या तो एक से ज़्यादा विलेजेस रहेंगे। तो उस विलेज में जो है ग्राम पंचायत रहती है, जो क्या है पूरा उनका काम देखती है, क्या कर कैसा काम चल रहा है, क्योंकि लोकल लेवल पे भी कोई गवर्नमेंट चाहिए जो काम वगैरह देख सके, तो ग्राम पंचायत होती है। अब ग्राम पंचायत का लीडर कैसे इलेक्ट होता है, बाय डायरेक्ट इलेक्शन से होता है। जैसे हम जो इलेक्शंस करते हैं 18 से ऊपर जो बच्चे होते हैं वो इलेक्शंस करने जाते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं, जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको ग्राम सभा कहते हैं हम, ठीक है। और जो लीडर रहता है, जो प्रेसिडेंट रहता है उस ग्राम पंचायत को, उसको हम क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। तो हम आगे देखते हैं, विलेज जो होती है, ठीक है, तो उसको क्या है, ग्राम पंचायत कहते हैं। जैसा हमने देखा, उसका जो प्रेसिडेंट होता है उसको हम सरपंच कहते हैं। तो जो विलेजेस होते हैं क्या करते हैं, ये वोट देते हैं। ग्राम पंचायत का जो सरपंच है वो कैसे इलेक्ट रहेगा, वोट देंगे लोग बाग, जो वोट देंगे उनको हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं उन लोगों के लिए, और वो क्या सरपंच को इलेक्ट करेंगे। तो जो है हम आप अर्बान के बारे में बात करते हैं, जो बिग सिटीज़ में रहती है, तो उधर पे क्या है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रहता है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जो है, अगर आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की देखें तो हर एक वार्ड में अपना अपना हेड खड़ा होता है, अपने अपने वार्ड में पार्षद खड़ा होता है। जिस भी पार्टी के ज़्यादा पार्षद जीते जाते हैं तो उस पार्टी के जो है इंसान को क्या बना दिया जाता है, हेड बना जाता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मायार बोलते हैं। टाउन्स में क्या होता है, म्यूनसिपालिटीज़ होती हैं, ये कहाँ से, इनका जो हेड होता है वो क्या, म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है और इनका हेड। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको ये जो है नोट्स अगर आप चाहें तो आप मांग सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।